अच्छा, एक तो आप लोगों को बताना ये है कि आज यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ फ्लक्चुएशन है। कई दफ़े लाइट जो है वो बार-बार जा रही है और आ रही है, तो हो सकता है कि किसी स्टेज के ऊपर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। तो आप लोगों ने लीव नहीं करना, मैं दोबारा से कनेक्ट करूँगा। इसकी वजह ये है कि ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आई मीन हर 2-3 मिनट के बाद एक स्विच ऑफ होता है यहाँ पे, हो रहा है आज कल बारिश के बाद ख़ास तौर से। तो अगर किसी वजह से मेरी आवाज़ ना हो तो एक तो आप बताएं कि आपकी आवाज़ रुक गई है या बहुत स्लो आ रही है या ऑफसेट आ रहा है। मैसेज में भी कर सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप लोगों ने इंतज़ार करना है। चलें तो हमने पिछले लेक्चर्स में जब सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का केस कर रहे थे तो उसमें अगर आपको याद हो तो आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वो मैंने आप लोगों को नहीं दिया। वो मैं एक दो दिनों में आप लोगों को मार्क कर दूंगा, तो फिर आप करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले जो स्टेट करंट कैरिंग वायर के जितने प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन 9 प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो आप लोगों को मैंने मार्क किया करवाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे कर लिए होंगे। तो आज हम कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैक्सवेल इक्वेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जिक्र इस चैप्टर के शुरू में भी एक दफ़ा आया था। यानी मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में बस इतना ही फ़र्क है कि मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तो वहाँ पे मीडियम की डिपेंडेंसी नहीं होती, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाती है तो मीडियम की डिपेंडेंसी की बात की जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इन मैग्नेटोस्टैटिक द मैग्नेटिक फ्लक्स density is defined as B is equals to mu naught टाइम h। h हमने निकाला है, लेकिन अगर b निकालना हो तो you just need to multiply a medium characteristics which is called the permeability. So mu naught is called permeability, और इस b की जो यूनिट है वो है is called Weber per meter square, or sometimes we call it VB or V square. And if you compare all of this stuff with electrostatic, in electrostatic field, the electric flux density is defined as वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से,
और जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक आती है एप्सिलॉन नॉट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर epsilon naught is called permittivity of free space। और इस d की जो यूनिट है वो होती है यूनिट ऑफ d is coulomb per meter square, or sometimes we call it coulomb per meter square। so ये एक कंपैरिजन है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। अच्छा, अब वैसे अगर हमें फ्लक्स निकालना हो, ये तो फ्लक्स डेंसिटी की हमने बात कर ली। सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसको आप साई ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है साई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस for the surface area, and in this case the unit of flux in fact magnetic flux is Weber, or sometime we call WB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अभी हमने ऊपर देखा कि जो B की जो डायमेंशन है वो बनती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इस डिफरेंशियल सरफेस एरिया की डायमेंशन बनेगी मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उस लिहाज से फ्लक्स की डायमेंशन बच जाएगी वेबर ओनली। एंड सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे साई ऑफ ई से, इज इक्वल्स टू surface integral, that is double integral d dot ds, and in this case unit of electric flux is called coulomb। only, or sometime we represent it as c। बिल्कुल इसी तरह से अभी ऊपर हमने जिक्र किया कि जो d की डायमेंशन है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो फ्लक्स की डायमेंशन हो जाएगी कूलम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड वेबर इन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अच्छा, थोड़ा सा मैं और रिकॉल अगर करवाऊँ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को जो हमने पढ़ा है, कि फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और करंट इस जानिब है, और राइट हैंड रूल से अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और थोड़ा सा दूर निकालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन को लूप में ही होना चाहिए। यानी मुख्तसर तौर पर ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन अ लूप, ये तो खैर इस करंट कैरिंग वायर को मैंने इस स्क्रीन पर प्लेस किया है, लेकिन फर्स्ट कर लीजिए कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि एक वायर
स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, आप उसको जस्ट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इनटू द स्क्रीन होगा तो फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो फर्ज कर लें कि आपके पास एक करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड रूल से अगर डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या होगा, इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड डायरेक्शन निकलेगी। इसी तरह से बहुत सारे लूप बना सकते हैं, एक लूप कुछ इस तरह भी होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी हमने ये देखा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहेंगे तो उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा कि किसी भी जगह पर फर्ज कर लीजिए कि इस जगह पे आपको एच निकालना है, तो उस एच की डायरेक्शन के लिए आप उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो दैट टेंजेंट इज करस्पॉन्ड्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि फर्ज कर लीजिए कि आप इस जगह पे फील्ड निकालना चाहते हैं, फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बायोट टॉप इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरह से होगी एच। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन is tangential at every point on the magnetic lines of force। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड always form a loop, और अगर लूप फॉर्म करेगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो बिगनिंग एंड नो एंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लूप जब फॉर्म होती है तो उस लूप में आप किसी जगह पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलेशन फॉर्म में होगी। मजीद ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड always form सर्कुलेटिंग लूप या पाथ कह सकते हैं। और इस सर्कुलेटिंग का मतलब है कि जब आप कर लेंगे इस फील्ड का तो फिर जाहिर है वो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी और इस सर्कुलेशन की या क्लोज लूप की वजह क्या है? द अबव इज ओनली, या इसको आप ये कह सकते हैं कि द अबव characteristic only appear when only dipole is formed, or
ये भी कह सकते हैं कि नो मोनोपोल इज एग्जिस्ट। तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और जो लीस्ट पोल मौजूद है वो डाइपोल है, तो फिर ऊपर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करेगी। और अगर ये बात दुरुस्त है, therefore the flux through the closed surface means a volume, of course, must be 0। यानी इस इक्वेशन को आप अपने जहन में रखें कि क्लोज लूप फ्लक्स जब आप निकालेंगे अराउंड अ क्लोज लूप सरफेस, दैट वुड बी इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है ऐसी फील्ड के लिए जो फील्ड सर्कुलेटिंग लूप के अंदर मौजूद होती है। और उसका मतलब क्या हुआ? दैट इज टोटल फ्लक्स through closed surface is 0। राइट। ये तो हमने बात कर ली है मैग्नेटोस्टैटिक, लेकिन अगर इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल करें, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड we have isolated charges, जिसको आप पोल भी कहते हैं, either positive or negative। Therefore closed loop over, I mean the flux over the closed loop d dot ds is equals to enclosed surface। और इस इक्वेशन से आप वाकिफ हैं, दिस इज नथिंग बट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन अभी हमने बताई, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो अ गॉसेस लॉ बट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो ये दो इक्वेशन हो गई हैं, एक मैग्नेटोस्टैटिक में और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास आइसोलेटेड पोल्स मौजूद हैं किसी फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड का जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और अ क्लोज लूप, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। लेकिन अगर किसी केस में आइसोलेटेड पोल्स मौजूद नहीं होते, तो फिर उस केस में जब आप ये फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो दैट फ्लक्स और अ क्लोज लूप इज गोइंग टू बी 0। तो ये एक दोनों में बहुत फ़र्क है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप लोगों के जहनों में अगर कोई क्वेश्चन इन टॉपिक से अगर आ रहा है
कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना माइक ऑन करके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, which is called the curl of vector, क्योंकि किसी वेक्टर का ही आप कर्ल ले सकते हैं, स्केलर का तो नहीं ले सकते, यानी डेल क्रॉस एनी वेक्टर ए। तो मैग्नेटोस्टैटिक में जब हम, चूंकि मैग्नेटोस्टैटिक हमने देख लिया कि चूंकि सर्कुलेटिंग होती है और सर्कुलेटिंग फील्ड है तो उसका कर्ल एग्जिस्ट करना चाहिए। सो magnetic field lines are circulating in nature, therefore curl of H does exist, 0 के बराबर नहीं होगा और वो बल के बराबर होगा JC. So JC is the current density in a current carrying wire, which is defined as the current per unit area. यानी आपके पास अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट आई है तो आप J निकाल सकते हैं, और इस ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, आई मीन दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो J आप निकाल सकते हैं थ्रू I और A, एंड J इज अ वेक्टर क्वांटिटी बाय द वे। और ये जो डेल क्रॉस H यानी कर्ल ऑफ H उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब ये फील्ड सर्कुलेटिंग होगी। और इसी इक्वेशन पर अगर आप स्टोक थ्योरम अप्लाई कर दें, so that leads to closed line integral of H dot dl is equals to I. और ये आई मीन दिस इज अ वेल नोन इक्वेशन जिसको आप कहते हैं कि एम्पियर्स लॉ। तो अगर किसी फील्ड का कर्ल एग्जिस्ट करता है यानी वो नॉन जीरो होगा, तो फिर क्लोज लूप में उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म होगी, और बीच में आप सिर्फ स्टोक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। और दूसरी चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि अगर फील्ड सर्कुलेटिंग है तो किसी क्लोज लूप में उसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप B का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और H का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि राइट हैंड पे 0 है तो जो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बात दुरुस्त है जो अभी हमने पहले देखा, तो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट जाते हुए आप अगर डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम ये इक्वेशन है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल की तरफ। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरे ख्याल है आप वाकिफ़ हैं इन दोनों से। तो जब आप ऐसा करेंगे दैट लीड्स टू द del dot B is equals to 0। तो एक लिहाज से 4 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, राइट। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है,
कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू JC, और ये यहीं से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपके पास आई है ये वाली, तो इस लिहाज से ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन और उसके बाद लाइन इंटीग्रल वाली ये एक ही है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने ट्रांसफॉर्म किया है। और ये इक्वेशन सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस और डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0, ये एक ही इक्वेशन है, क्योंकि इनके दरमियान में एक डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया आपने। तो इनफैक्ट ये दो इक्वेशन मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर बहुत अहम है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो डेल क्रॉस H इज इक्वल टू JC है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसी का इंटीग्रल फॉर्म ये वाला है, H डॉट DL इज इक्वल टू I। और इसी तरह से डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो ये वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन और दो इंटीग्रल इक्वेशन इस मैग्नेटोस्टैटिक्स से हमने देखा है। मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर इसको लिख देता हूँ। एक तो आपके पास डेल क्रॉस H हमने लिखा विच इज इक्वल टू JC, और दूसरी इक्वेशन हमने हासिल की है डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। तो ये तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसी का जो एक इंटीग्रल फॉर्म बनता है जिसको आप एक दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, वो हमने यहाँ पे बताया आपको कि यू कैन राइट इज H डॉट DL इज इक्वल्स टू I। और इसी तरह से आप डेल डॉट B इज इक्वल्स टू 0 लिखें, या इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखें विच इज इक्वल्स टू B डॉट DS इज इक्वल्स टू 0। उस लिहाज से ये एक सेट ऑफ इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या सूरत हाल है, वहां पे कौन कौन सी इक्वेशन है वो भी देख लीजिए। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक तो इक्वेशन ये है, यानी उसी इक्वेशन को जब आप बिल्कुल सामने रखते हुए उसी तरतीब से अगर हम आगे बढ़ें कि जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं डेल क्रॉस D या डेल क्रॉस E, क्योंकि E नॉन सर्कुलेटिंग फील्ड है तो उसका कर्ल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी 0। और इसी तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, E डॉट DL अगेन इज इक्वल टू 0। और इसका जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट E डेल डॉट D is equals to close, और इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। Sorry, this would be S, and D dot DS is equals to this would be a raw V. Okay, so उस लिहाज से ये चार इक्वेशन है, सेट ऑफ इक्वेशन इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करूं तो चलिए अब हम मैक्सवेल इक्वेशन को देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। एक्चुअली यही 4 इक्वेशन ही मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती हैं। बस यहाँ पर ये जो 4 इक्वेशन मैंने लिखी हैं इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि वो इस कंडीशन के तहत लिखी हैं कि पार्शल ओवर पार्शल टी ऑफ एच 0 है और पार्शल ओवर पार्शल ई ऑफ ई भी 0 है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। तो उस लिहाज से आपके पास जो 4 इक्वेशन बनी उन इक्वेशन को अगर मैं दोबारा से तरतीब से लिखूं तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो है गॉसेस लॉ इन electrostatics, and this is equals to divergence of D is equals to rho v। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है और इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो दिस वुड बी d डॉट ds is equals to enclosed। पिछली इक्वेशन में मेरा ख्याल है कि कुछ, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ हाँ यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। तो ये आपके पास होगा दिस वुड बी रॉ v और ये जो होगा दिस इज इक्वल्स टू इनक्लोज सॉरी इनक्लोज चार्ज बाय द वे। एक इक्वेशन तो आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन we call it the Gauss's law in magnetostatics। वो क्या है? and this is equals to del dot B is equals to 0, and if you take a flux through a closed surface B dot ds is equals to 0। and the third equation is called Ampere's law, del cross H is equals to JC, और इसी का जो इंटीग्रल फॉर्म होगा वो लाइन इंटीग्रल और H डॉट dl is equals to I। एंड फोर्थ जिसको हम फेरेडे लॉ कहते हैं which is equals to del cross E is equals to 0, और जाहिर है होना भी चाहिए इसलिए कि E नॉन सर्कुलेटिंग है और जब आप कर लेंगे किसी नॉन सर्कुलेटिंग फील्ड का तो वो 0 के बराबर होगा। और इसी का अगर लूप इंटीग्रल निकालेंगे E dot dl that would be equal to 0। So these 4 equation is called Maxwell equation। और इसमें जो बात याद रखने की है वो ये कि ये जो 2 इक्वेशंस हैं शुरू वाली
वेल सॉरी, ये जो दो आपके पास इक्वेशन है, आई मीन जो इक्वेशन, यस, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये आई मीन दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड व्हिच हैव ओनली डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है कि मोनोपोल का कोई कंसेप्ट नहीं है, और जब मोनोपोल का कंसेप्ट नहीं है तो फिर फ्लक्स अराउंड अ क्लोज लूप जीरो के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस ऑफ बी भी जीरो के बराबर हो जाता है। और इसी तरह से अगर वहाँ पर मोनोपोल नहीं है तो वो फील्ड सर्कुलेटिंग होगी, और उस सर्कुलेटिंग का मतलब है कि उसका जो कर्ल है वो एग्जिस्ट करेगा, और जब कर्ल एग्जिस्ट करेगा तो फिर उस फील्ड का लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक मुख्तसर सी चीज़ थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई इस टॉपिक से या इसके पिछले टॉपिक से कोई सवाल आपके जहन में हो। जी जी स्टूडेंट, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाबर खान, जी बेटा। हेलो जी जी बाबर, कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं असाइनमेंट के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था कि आप असाइनमेंट रख सकते हैं कोई 20 मार्क्स का। असाइनमेंट, फिलहाल असाइनमेंट की ज़रूरत तो नहीं है अभी। अगस्त के फर्स्ट वीक तक जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या मोड है, तो फिर हम आप लोगों को, अगर एग्ज़ाम असाइनमेंट बेस्ड है तो फिर असाइनमेंट दे देंगे, और अगर क्योंकि सर मसला ये है ना कि आपके क्लास में हमारी जो है 40+ स्ट्रेंथ है और अभी 8-10 बच्चे क्लास ले रहे हैं। सही है, ठीक है। तो सर इसी वजह से मैं कह रहा था, मुझे भी बाज़ औक़ात क्लास लेने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आज आपकी दूसरी क्लास अटेंड की है मैंने आज। तो वो तो फिर मैं वीडियोस पे डाल देता हूँ, प्रॉब्लम मतलब लाइव आना अगर नहीं आ पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जी वो तो वीडियो वहाँ पे हम ठीक है डाल सर। देंगे। और सवाल यकीनी तौर पे जो आज क्लास में नहीं है सवाल, वो नहीं पूछ पा रहे, तो वो फिर सवाल अगली नशिस्त में पूछ लीजिएगा। यानी कि सर आप अगस्त के एंड तक बताएंगे कि असाइनमेंट रखना चाहिए या नहीं। मिड मिड अगस्त के मिड तक। और सर वैसे एग्जाम कब तक होंगे हमारे। एग्ज़ाम तो आप लोगों के एक्सपेक्टेड हैं 15 सितंबर के बाद। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, और कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाहता है? बस सर, हम असाइनमेंट के हवाले से कहना था आज का आपको। क्या? सर यही कहना, जैसे बाबर ने भी कहा कि असाइनमेंट के हवाले से, सर देखिए वैसे अगर हमारी जब रेगुलर क्लास होती है तब तो उस वक्त हम एग्री होते हैं इस बात पे कि चले हम 100 मार्क्स का पेपर दे देंगे। लेकिन सर अब आप ये जानते हैं कि आजकल के जो हालात हैं और पढ़ाई भी इतने उस जोरों शौक से नहीं हो पा रही है, और ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ आप ही के ज्यादातर हैं। तो सर हम ये चाह रहे हैं कि 20 या 30 नंबर का कोई असाइनमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और फिर 70 to 80 मार्क्स का हम पेपर ले लेंगे उस वक्त। मतलब इन हालात में मतलब थोड़ी सी आसानी हमारे लिए हो जाएगी अगर हम असाइनमेंट जो है हमें मिल जाए तो। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात से तो एग्री हूँ कि आपको असाइनमेंट देकर आप लोगों को सहूलत दे दी जाए, लेकिन अभी इस वक्त मैंने कहा कि अभी हमें एग्ज़ाम का पता नहीं है कि एग्ज़ाम का मोड क्या होना है। तो क्या दोनों चीज़ें शामिल हैं, या हो सकता है कि आपको 100% असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम हो जाए, तो फिर आपको 2-3 असाइनमेंट के ऊपर देकर 100% ठीक है सर, 100% का कर ली जाए।
टेल अस लेटर, आप बाद में बता दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी डिसीजन लिया जाए, अगर एग्जाम भी होता है, अगर रिटन एग्जाम भी होता है, तो सर फिर भी हम उसमें ही चाहेंगे कि हमें असाइनमेंट जरूर मिले। हाँ हाँ, और मैं एग्जाम जो है थोड़ा बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री हूँ कि अगर एग्ज़ाम फ़र्ज़ कर लें कि एक तो ये है कि अगर असाइनमेंट बेस्ड होना है तो वो तो फिर असाइनमेंट ही होगा, अगर दोनों हैं तो भी असाइनमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए अगस्त के मिड तक, क्योंकि अभी तो आपका तकरीबन 2 महीने का बल्कि 2.5 महीने की टीचिंग बाकी है। इनफैक्ट चलें 2 महीने लगा लें सितंबर के मिड तक। तो 2 महीने में मैंने कहा कि 15 डेज़ ज़रा-सा रुक जाइए, थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए, और अगस्त में हम आपको असाइनमेंट भी दे देंगे और हम बता भी देंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों ने कैसे करना है। तो वो ठीक है, 100% यानी जो एग्ज़ाम है वो स्प्लिट कर लेंगे असाइनमेंट प्लस एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन ठीक है सर। असाइनमेंट कब दिया जाएगा, इसके लिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ा-सा, एक तो ये है कि मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है, मार्क करने का टाइम नहीं है। अगस्त के फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ अगस्त तक मैं आप लोगों को दे दूंगा असाइनमेंट, और पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके जज़ाकल्लाह। ओके। तो आपका कोई सवाल इसमें नहीं है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या बस लेक्चर एंड किया जाए? नहीं सर, सवाल तो हम तभी करेंगे जब एक बार और इससे ले लेना लेक्चर को, फिर ही मैं, मेरी तो ये स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो पिछले बाकियों से लेक्चर से भी कोई सवाल नहीं है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। चलें ठीक है फिर, ओके। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तो मैं फिर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।